स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में, और मेनली ये रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो हमें एक रफ़ आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो कंसर्न्ड होता है कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स वी विल राइट इट इज द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, जैसा कि हमने क्लास 12th में ही पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं वो बेसिकली इसी चीज़ से कंसर्न्ड है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो वो कंट्रोल्ड हो, उसके ऊपर में हमारा कंट्रोल रह सके। अभी जैसा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है, और उसका जो इवोल्यूशन है वो हमें थोड़ा सा चेक करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग टाइमलाइन एक बनाते हैं, तो सबसे पहले 1950 से पहले की अगर बात करें तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे हमारे पास वैक्यूम ट्यूब डायोड वाल्व्स हुआ करते थे। तो बिफोर 1950 वी हैड वैक्यूम ट्यूब डायोड वाल्व एज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यानी कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रोल्ड फ्लो को अचीव करने के लिए वैक्यूम ट्यूब डायोड वाल्व्स को इस्तेमाल करते थे। 1950 के बाद से हमारे पास सेमीकंडक्टर्स और ट्रांजिस्टर्स आ गए फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। So after 1950 we had semiconductor transistors. So we had semiconductor transistors for electronic circuit. Or in the modern time we have ICs, the integrated circuits, IC. So the full form of IC will be integrated circuits. तो अभी का जो करंट टाइम है इसमें हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट को इस्तेमाल करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सो वी हैव गॉट इंटीग्रेटेड एंड C स्टैंड्स फॉर सर्किट। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसका इवोल्यूशन टाइम के साथ कैसा हुआ है ये उसके बारे में है। सो स्टूडेंट्स, अब हमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में थोड़ी सी स्टडी करनी है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा जो सॉलिड होता है इसको हम 3 टाइप्स में या 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को हम कंडक्टर कह सकते हैं, एक को हम इंसुलेटर कह सकते हैं, और इन दोनों के बीच में आता है कहीं सेमीकंडक्टर। So we have conductor, we have insulator, and the third category will be semiconductor। और यही जो सेमीकंडक्टर है वो इस टॉपिक का मेन कंटेंट है। तो अगर हम लोग बात करें कंडक्टर्स के बारे में, तो कंडक्टर्स की जो रेसिस्टिविटी होती है, जो रो की वैल्यू होती है, चलिए पहले इसके स्टडी कर लें। यानी कि अगर हम लोग बात करें रेसिस्टिविटी की, तो इसकी रेसिस्टिविटी, कंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी काफ़ी कम होती है। इनफैक्ट 10 के पावर -2 से 10 के पावर -8 ओम मीटर, जो कि इसका SI यूनिट है रेसिस्टिविटी का, ये रेंज होता है कंडक्टर्स के रेसिस्टिविटी का। अब अगर हम लोग बात करें इंसुलेटर्स के रेसिस्टिविटी के बारे में, तो इंसुलेटर्स की जो रेसिस्टिविटी हो जाएगी वो काफ़ी हाई होती है। इनफैक्ट इंसुलेटर्स की जो रेसिस्टिविटी होती है वो 10⁻11 to 10⁻19
ओम मीटर तक होती है। और कहीं इन दोनों के बीच में सेमीकंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी होती है। एंड अगर मैं इसको एक नंबर देना चाहूँ रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स की, देन आई विल से इसकी जो रेसिस्टिविटी है वो 10⁻⁻5 टू 10⁻6 ओम मीटर तक ये रेसिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर्स की। अब अगर हम लोग कंडक्टिविटी की भी बात कर लें साथ ही साथ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंडक्टर्स के कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है सिग्मा वो काफ़ी हाई होती है। तो इट इज़ लाइक 10⁻2 से 10⁻8 इन SI हो जाएगी। तो ये हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स की जो वैल्यू है वो हो जाती है। यहीं अगर इंसुलेटर्स के कंडक्टिविटी की बात करें तो ये काफ़ी लो होती है। सो इट इज़ लाइक 10⁻11 टू 10⁻19 इन SI। ये हमारे पास इंसुलेटर्स के कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाती है। और इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट वैल्यू ये होती है सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी। सो जस्ट टू गिव इट अ नंबर, इट इज़ लाइक 10⁵ टू 10⁻6 इन SI, ये इसकी कंडक्टिविटी हो जाती है सेमीकंडक्टर्स की। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास सॉलिड्स हैं वो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किए जा सकते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। और ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो बेस्ड है रेसिस्टिविटी पे और कंडक्टिविटी पे। तो इस पूरे चैप्टर में हमारा जो मेन कंसर्न है वो है सेमीकंडक्टर। हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो अभी सेमीकंडक्टर्स जो है वो भी क्लासिफाई किया जा सकता है। तो अभी हम लोग सेमीकंडक्टर्स के क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। सो लेट्स डू दैट। सो वी हैव सेमीकंडक्टर्स। तो हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो 2 टाइप का हो जाता है मेनली। एक एलिमेंटल, जो कि कोई एक एलिमेंट होता है, और दूसरा कंपाउंड, यानी कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, ऐसे कंपाउंड। तो हमारे पास 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स और साथ ही साथ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास सिलिकॉन का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन सिलिकॉन ही होता है। इसके अलावा हमारे पास जर्मेनियम का भी एग्जाम्पल हो जाता है। अब अगर हम लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो इसको अगेन हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हमारे पास इनऑर्गेनिक हो जाएगा और साथ ही साथ दूसरा हमारे पास ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो जैसे कि केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड को हम लोग 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, वैसे ही अगर हम लोग सेमीकंडक्टर्स की भी बात करें, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की भी बात करें, तो उसको हम लोग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब अगर हम लोग इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स लेना चाहें तो फॉर दैट विल हैव CDS, कैडमियम सल्फाइड। इसके अलावा हम लोग INP ले सकते हैं, एट्सेट्रा। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल विल हैव एंथ्रासीन। और अगर हम लोग पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर में जाना चाहते हैं तो विल हैव पॉलीपाइरोल। सो ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स हो जाता है। लेकिन इसमें हमारा जो मेन कंसर्न है इस चैप्टर में वो हमारे पास इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स का ही है, और उसमें भी हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम वाले सेमीकंडक्टर्स पे ही मेनली फोकस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड की।
तो अभी हमारे मेन डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है एनर्जी बैंड। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एनर्जी बैंड के बारे में। तो जैसा कि हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में बोर मॉडल पढ़ा हुआ है और बोर मॉडल बात करता है आइसोलेटेड एटम के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट बोर मॉडल। तो ये जो हमारा बोर मॉडल है ये बात करता है आइसोलेटेड एटम के बारे में। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड में सिचुएशन बहुत डिफरेंट होता है। सॉलिड बनाने के लिए जो एटम होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है वो ये है कि जो नेबरिंग एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन फील्ड्स आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। सो लेट्स राइट दिस पॉइंट एंड अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि ड्यू टू क्लोज पैकिंग of atoms in solids. So the reason is close packing of atoms in solid, electrons field from neighboring atoms ओवरलैप। और ओवरलैप की जो ये घटना होती है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में। सो स्पेशली फॉर आउटर ऑर्बिट्स। और यहाँ पे ये जो बात चल रही है कि हमारे जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का फील्ड है फ्रॉम नेबरिंग एटम्स वो ओवरलैप करता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है सॉलिड में वो आइसोलेटेड एटम के रिस्पेक्ट में काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। हमारा जो सॉलिड का क्रिस्टल होता है उसमें हर एक इलेक्ट्रॉन का एक यूनिक पोजीशन होता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये निकल के आता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो है उनका सेम पैटर्न ऑफ सराउंडिंग चार्ज नहीं होता है। सो वी कैन से दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स have same pattern of surrounding charges, and therefore each electron has a different energy level। तो आइसोलेटेड एटम और सॉलिड वाले एटम का ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो आइसोलेटेड एटम है तो उसमें सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स का सिमिलर एनर्जी लेवल होता है, बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जब सॉलिड्स की, तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता है जिनका कि सेम एनर्जी लेवल हो। इस वजह से यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि इनका जो एनर्जी लेवल होता है इसका डिफरेंस बहुत कम होता है। यानी कि ये जो एनर्जी लेवल है इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि इन्हें एनर्जी लेवल नहीं कह के एनर्जी बैंड कहते हैं। सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वी शुड राइट इट। So we just want to mention that energy levels of electrons are so closely packed
that they are called एनर्जी बैंड्स। तो एनर्जी बैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल के आता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा दो इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसका कि एनर्जी लेवल सेम हो, और इन एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एनर्जी लेवल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इन्हीं क्लोजली पैक्ड एनर्जी लेवल होने की वजह से इसे एनर्जी बैंड कहा जाएगा।